बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल लुक के रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल्स के ख़िलाफ़ जो केस है वो चल रहा है और आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो आज वैसे तो इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ करना था, लेकिन आगाज़ में ही आज लतीफ़ खोसा साहब आगे सामने और उन्होंने कहा बेंच को कि भंडारी साहब के लिए आज समाअत मुकर्रर थी, लेकिन मैं क्योंकि कल नहीं था इसलिए मैं बात नहीं कर सका था। मेरी भंडारी साहब से बात हो गई है तो लिहाजा मैं फ़िलहाल अपने दलाइल का आगाज़ करूँगा। भंडारी साहब भी साथ मौजूद थे, उन्होंने उनको सेकंड किया। उन्होंने कहा बिल्कुल खोसा साहब सीनियर है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ अपनी जगह पर कि ये मेरी जगह दलाइल का आगाज़ कर दे, मैं बाद में दलाइल दे लूँगा। फिर एतजाज़ एहसन रोस्टम के ऊपर है। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा भी मेरे वकील थे, लतीफ़ खोसा भी उनके वकील हैं। उन्होंने कहा कि कल राजा साहब ने जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट के ऊपर अटैक किया और उसको कहा कि जी वो उसके कुछ हिस्से से एग्री नहीं करते, जो कल हमने आपको ब्रीफली बताया भी था कि बेसिकली सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ क्या था, लेकिन साथ ये भी बताया था कि कुछ मरासियों ने, कुछ मसलियों ने उस बात को इस अंदाज में प्रोजेक्ट कर दी है कि जैसे वो बहुत ही कोई गलत बात उन्होंने कर दी हो। तो वो अब क्या कहते हैं नाज़रीन, उसके ऊपर हुआ है सलमान, उन्होंने एतजाज़ एहसन साहब ने रद्द-ए-अमल दिया अपना और उन्होंने ये कहा कि मैंने सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी, मैं जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। उन्होंने अपने तौर पर यह बात कही थी। इस पर जजेस की जानब से कहा गया कोई इतनी मुश्किल बात तो उन्होंने नहीं कही थी, ना कोई ऐसा था। जस्टिस मोहम्मद अली मोहतर ने कहा कि सिर्फ आर्टिकल 63A के हवाले से जो फैसला उन्होंने पेश किया था शायद उसके ऊपर सिर्फ एतराज़ किया जा रहा है, बाकी तो उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं कही थी। फिर उन्होंने सलमान अकरम राजा रोस्टम के ऊपर उन्होंने कहा क्योंकि अब मेरा नाम लेके बात की गई है तो मैं अदालत को ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके फैसले को मानते हुए एक नुक्ता जो उन्होंने कहा था कि फौजी अदालतों का पैरेलल एक अदालती निज़ाम मौजूद है, वो क्योंकि आर्टिकल 175 के तहत नहीं आता, इसलिए मैंने कहा था कि कोई पैरेलल वजूद उसका नहीं है। वो सिर्फ एक हिस्ट्री के वाले से उन्होंने बात की थी, आइन में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ ये नुक्ता उठाया था और मैं इस नुक्ते के ऊपर कायम हूँ। और साथ उन्होंने यह भी वाज़े किया कि मैं अर्ज़म जुनैद, जिनके वालिद जुनैद रज़ा के, मैं उनका वकील हूँ। मैंने एतजाज़ एहसन के वाले से उनकी वकालत करते हुए कोई बात नहीं की थी। उनके वकील आज अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे जो लतीफ़ खोसा हैं। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जी हम तो आप लगता है कि आपस में सारे अपने आर्गूमेंट करके सारा हमारे ऊपर डाल देंगे, एंड में फिर हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हमने किस तरफ जाना और किस तरफ नहीं जाना। जो सलमान अकरम राजा ने कल जो ये मामला हुआ उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर भी एतराज़ किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि जो हेडलाइंस हैं वो लगा दी गई हैं। नईम अख्तर अफगान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि जी आपके सवाल को कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस में देखें जी, कहीं वो जैसे कल उन्होंने सवाल पूछा था कि ममानियत नहीं है मिलिट्री ट्रायल की, उन्होंने कहा जी इसको हेडलाइन बना के पेश कर दिया गया। अब सवाल तो राजा साहब हेडलाइन तो उसकी साफ मीडिया ने निकालनी है ना कि कौन सा मीडिया हाउस उसको किस तरह लेता है। अब वो सवाल तो हुआ था, ये तो ना कहें कि सवाल ही नहीं हुआ था। नईम अख्तर अफगान साहब ने बहरहाल जवाब में कहा कि जी मैं तो जो मैंने सवाल किया था, पूछा था, सबके सामने, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सलमान अकरम राजा साहब सोशल मीडिया को ना देखा करें, हम भी नहीं देखते, ना हम सोशल मीडिया को देखते हैं, ना उसका असर लेते हैं, ना उसके असर में आके फैसले करेंगे। ये बात नईम अख्तर अफगान साहब ने वाज़ेह की। बिल्कुल सही बात है, होना भी ऐसी चाहिए कि जजेस को हम भी यही कहते हैं कि इन्फ्लुएंस ना हो, ना मीडिया से ना सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर वो फैसले ना करें, इन्फ्लुएंस होकर रिमार्क्स ना दें। जस्टिस मुस्तरद लाली साहिबा ने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ कई दफ़ा खबरें लगती हैं तो मेरा बाज़ औक़ात बड़ा दिल करता है कि मैं इसका जवाब दूं, लेकिन मेरे मनसब का तकाजा है कि मैं जवाब नहीं देती। उसका सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी आप बिल्कुल ठीक करती हैं, आपके मनसब का तकाजा ऐसा ही है कि आप मीडिया के किसी कमेंट के ऊपर आके जवाब ना दें और आप बिल्कुल दुरुस्त करती हैं। खैर फिर हियरिंग का आगाज़ हुआ और आज लतीफ़ खोसा साहब ने जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनको और जो फ़ौज के हवाले से कुछ शरई अहकामात थे, कुछ प्रैक्टिस जो शरीयत की रही है, खुलफाए राशिदीन की प्रैक्टिस रही है, उस हवाले से उन्होंने और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के हवाले से कुछ आयात का, कुछ अहादीस भी उन्होंने पेश की। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने दौरे खिलाफत में उन्होंने आर्मी को सिविलियन से बिल्कुल अलग करके रखा था, उनका डिसिप्लिन अलग किया था, उनकी तमाम चीज़ों को बाकी सिविलियन से अलग किया था। उन्होंने कहा ये प्रैक्टिस फ़ॉलो की जाती है। तहम अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी उन्होंने कुछ इस्लामी हवालाजात पेश किए। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हज़रत उमर अलैहिस्सलाम अपने जब दौरे खिलाफत में थे तो हज़रत उमर हुकूमत के भी सरबराह थे, अदलिया के भी सरबराह थे, उस तक सेपरेशन नहीं हुई थी।
अदलिया की हुकूमत से। इस पर फिर उन्होंने क्या कहते हैं आगे चल के हसन ज़रवी साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि लेकिन उस वक्त तो फैसले जो आते थे वो इंसाफ पर मबनी और आज़ादाना होते थे, और यहूदी के हक़ में भी फैसले आते थे इन्हीं खुलफाए राशिदीन से। हज़रत अली के ख़िलाफ़ फैसला आया था काजी की जानिब से, तो उस वक्त तो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट ही और था। बहरहाल ये सारी बहस होती रही। उसके बाद आगे है तो फिर 21वीं तरमीम की बात हुई और लतीफ़ खोसा साहब से ये सवाल पूछा गया कि खोसा साहब, जब 21वीं तरमीम हुई थी यानी कि फ़ौजी अदालतें कायम की गई थी यानी तरमीम के तहत, तब उसकी मुखालफत क्यों नहीं की गई थी? इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा दो उसकी वजूहात थी। नंबर 1 के 2 साल के लिए कायम की गई थी, सनसेट क्लॉज थी। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि उस वक्त जो एक माहौल जंगी सा बना हुआ था, APS में बच्चों को शहीद किया गया था और दहशतगर्दी की लहर बहुत तेज़ हो चुकी थी। एक कौमी कंसेंसस था कि दहशतगर्दों के स्पीडी ट्रायल्स करके इनको सजाएं दी जाएं। ये वजह थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार नहीं दिया था 21वीं तरमीम को। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि 4 साल वो फौजी अदालतें कायम रही हैं, तो क्या उनके जो नताइज हैं फ्रूटफुल हुए? क्या उसका कोई ठोस फ़ायदा हुआ? क्या दहशतगर्दी ख़त्म हुई? इस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि बदकिस्मती से शर्म आती है हमें ये बताते हुए भी कि आज भी पाकिस्तानियों को, हमारे लोगों को चुन चुन के गाड़ियों से निकाल के मारा गया। खबर लगी हुई है अखबार में। उन्होंने कहा कि जो फ़ौज है, हम चाहते हैं कि एक मजबूत तरीन मुल्क में फ़ौज हो। ये हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है, और हम चाहते हैं कि मजबूत हो, आवाम भी इसके साथ खड़ी हो और ये दहशतगर्दी का किला कमा करे, जड़ से उखाड़ के फेंके दहशतगर्दी को, मुल्क में अमन कायम करे और अपनी आइनी हदूद में रहकर अपना काम करे। उन्होंने अदालत से भी दरख्वास्त की कि ट्रायल्स के मामले से, सिविलियंस के ट्रायल के मामले से फ़ौज को निकालें और फ़ौज का जो असल काम है वो उनके करने दें। तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो ही मुल्क आगे जाएगा और आवाम की हिमायत भी तमाम इदारों और फ़ौज को हासिल होगी। इस पर उन जजेस की जानिब से लतीफ़ खोसा को ये कहा गया, खोसा साहब ये तो सियासी बातें हैं, पार्लियामेंट में करने वाली बातें हैं, आप MNA हैं, आपने अब तक क्या किया है? जस्टिस मुशर्रफ अली ने कहा कि आप यहाँ कोई और बात करते हैं और पार्लियामेंट में जाके आप कोई और बात करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वो अपना पूरी हिस्ट्री की इनवाई की, मैंने किन किन कवानीन को 1965 से लेकर अब तक हम उसके खिलाफ बोलते रहे, उसको चैलेंज करते रहे। सेक्शन 2D1 और 2D2 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हैं, 1967 में इनको डाला गया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। उस पर उन्होंने जजेस ने उनसे पूछा, लतीफ़ खोसा ने जब ये कहा कि सकूत ढाका का भी जो ये बाइस बना, एक वजूहात में से एक वजह ये भी थी कि मिलिट्री ट्रायल्स वहाँ भी लोगों के किए गए जिससे लोगों में नफरत बढ़ी। उन्होंने कहा कि हमीद उर रहमान कमीशन में रिपोर्ट में भी ये बात लिखी हुई है। इस पर जजेस की जानिब से जस्टिस मुशर्रफ अली ने सबसे पहले कहा कि मिलिट्री ट्रायल तो बहुत आखिर में हुई थी, इसकी नौबत क्यों आई थी? आपने ये भी देखना, सिर्फ कोई एक वजह नहीं थी इसकी, मिलिट्री ट्रायल तो आखिर में जाके हुए थे लोगों के, उससे पहले क्या होता है और भी कई वजूहत हैं। जो मुंतखिल साहब ने कहा कि जी ये वन ऑफ द रीज़न्स है, लेकिन तमाम वजह ये नहीं है। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि 1967 से ये है, आप लतीफ़ खोसा साहब MNA भी रहे, सेनेटर भी रहे, गवर्नर भी रहे, अटॉर्नी जनरल भी रहे, तो आपने सेक्शन 2D को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए? आप पहले एक सियासी जमात में थे, उसकी भी गवर्नमेंट रही, फिर आप एक दूसरी सियासी जमात में आजकल हैं, वो भी हुकूमत में रही, तो क्या किया गया इसको ख़त्म करने के लिए? इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी मुख्तलिफ हवाला जात अपनी तारीख की थी। उन्होंने कहा जी प्रोफाइल आपका बहुत बड़ा है, लेकिन ये काम आपके पार्लियामेंट में करने के हैं। लतीफ़ खोसा ने फिर कहा कि जिस तरीके से 26वीं तरमीम मंजूर हुई है, फस्तायत की इंतहा है, वो भी आपके सामने है कि लोगों को उठा कर वोट लिए गए, किस तरीके से लोगों को गायब किया गया। उन्होंने कहा कि असम्बली के अंदर हम बात करें तो हमें सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए उठवा के बाहर फेंकवा दिया जाता है, बोलने की कोशिश करें माइक बंद करवा दिया जाता है, तो हम क्या बात करें असम्बली के अंदर? उन्होंने कहा कि जी आपका काम है लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, आप ये फैसला दें, फ़ौज को ट्रायल्स में से निकालें, सिविलियंस को सिविलियंस के हवाले करें, आप देखिएगा कि हम उसका दिफा करेंगे आपके फ़ैसले का और लोग आपके शदाई हो जाएंगे साइनी बेंच के। इस पर जजेस की जानिब से कहा गया जी हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है, उसके मुताबिक ही फैसला करना है। लेकिन उन्होंने जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा ये जो फैसला यानी कि 5 रुकनी बेंच का जिसने मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को कलअदम करार दिया था, तो जमाल मुंतखिल साहब ने कहा जी ये भी हमारा ही फैसला है, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उसके बाद करारदादें मंजूर की गई पार्लियामेंट से हमारे खिलाफ, तो एक तरफ जब हम तो फैसला करते हैं लेकिन हमारे खिलाफ करारदादें आ जाती हैं, तो गोया उन्होंने इस फैसले को भी ऑन किया, जो अच्छी बात है। अदालत का ही फैसला ना, बेंच डिफरेंट हो सकता है, फैसला तो अदालत का होता है। इसके बाद फिर आगे चल के लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी जो दहशतगर्दी है वो सर उठा रही है क्योंकि इदारे अपनी हदूद में नहीं है। उन्होंने बलूचिस्तान का भी हवाला दिया, कुछ KPK वाले से भी जिक्र किया और वो मुसलसल इस बात पर बज़िद रहे
कि जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज हमारी इतनी बड़ी है, क्यों नहीं दहशतगर्दी जड़ से ख़त्म हो रही। उन्होंने कहा कि जब भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश होती है बाहर से, तो सबसे पहले उसकी फ़ौज को और उसकी आवाम में खलीज पैदा की जाती है, दूरियां पैदा की जाती हैं, ताकि दिफा कमज़ोर हो। दिफा कमज़ोर होगा तभी दुश्मन जो है वो वार कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि इदारे अपनी हदूद के अंदर जाएँ, तमाम इदारे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे पार्लियामान हो, चाहे वो फ़ौज समेत कोई एग्जेक्टिव इदारा हो, सारे अपनी बाउंड्रीज़ में रह के काम करेंगे, तभी जो है ना मुल्क आगे चल सकेगा। उसके अलावा मुल्क आगे जा नहीं सकेगा। ये लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़ था। लतीफ़ खोसा के जो दलाइल हैं वो भी इस वक्त जारी हैं, तमाम बड़ी सख्त बातें उनकी जानिब से इस किस्म की जा रही थी। एक दो चीज़ें और हैं। उन्होंने ये भी पूछा गया फिर 26वीं तरमीम के हवाले से, जजेस ने पूछा कि आप 26वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मंजूर करते हैं, फिर अदालत में आके मुसर्रत अली साहबा ने कहा कि आप कहते हैं कि इसको अंडू करें, मीन्स के इसको कलदम करार दें। लतीफ़ खोसा ने कहा जी हमने तो 26वीं तरमीम मंजूर नहीं की थी, ये फस्तायत की इंतहा थी, हमारे ऊपर ये ना डालें। मंदोखेल साहब ने पूछा कि क्या आपने मुखालफत की थी, मीन्स के PTI ने 26वीं तरमीम की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा जी हमने अब्सटेन किया था, मीन्स कि हमने राय शुमारी में वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, क्योंकि 2/3 पूरी करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हमारा काम नहीं था। तो मंदोखेल साहब ने कहा बहरहाल आपको मुखालफत तो करनी चाहिए थी, मुखालफत में तो वोट देते कम अज़ कम, ताकि बतौर अपोजिशन आपका किरदार अदा हो जाता कि हमने मुखालफत की है इसकी। अब्सटेन करना तो एक तरह से सपोर्ट करना होता है। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था 26वीं तरमीम को। फिर मुसर्रत अली साहबा ने पूछा कि 26वीं तरमीम में कितने लोगों ने इस्तीफ़ा दिया ये तरमीम होने पर, ज़रा ये भी बता दें। इस पर अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के उन्होंने कहा जी उनके सेनेटर्स ने रिज़ाइन किया था कि उनको ज़बरदस्ती उठा के तो वोट डलवाए गए थे। साथ उन्होंने कहा जी हमारे जो PTI के 5 अरकान हैं उन्होंने भी वोट दिए थे, जिनको हमने शो कॉज नोटिस दे के पार्टी से निकाल दिया है। इस पर फिर जजेस खामोश हुए कि ज़ाहिर है चलो वो एक्शन का तो बता रहे हैं कि उनकी जानिब से लिया गया। और अभी इस वक्त समात के अंदर वक्फा था, जब आप देख रहे होंगे तो समात दोबारा शुरू हो चुकी होगी और जो उसकी अपडेट्स होंगी वो भी। और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट है, जाते जाते आपको भी बता दें कि सरफराज डोगर साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्त अडयाला जेल इंतजामिया के खिलाफ आई थी। आज फैसल चौधरी साहब पेश हुए, उन्होंने अदालत का साबका अहकामात पेश किए हाई कोर्ट के ही सरफराज डोगर साहब की अदालत में, और कहा कि कोर्ट ऑर्डर था कि बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद, जेल रूल्स और मैनुअल के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस पर उन्होंने जो हुकूमत के वकील थे उनको हिदायत की कि जो अदालती अहकामात हैं उनके ऊपर मिनवाना फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनको भी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। कहा जा रहा था कि शायद यहाँ से रिलीफ ना मिले, लेकिन अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद करवाने के हुक्म देना भी एक तरह से रिलीफ ही है, जो अब गवर्नमेंट को डायरेक्शन डोगर साहब की अदालत से जारी हो गई है। तो नज़रीन कुछ देर के बाद मुकम्मल बेंच के साथ आएंगे और बाकी तफसीलात भी आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।